हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकाश राणा, पीजीटी कॉमर्स। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 15 प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। हमने प्रोविजंस एंड रिजर्व्स के बारे में सुना है। लास्ट हमने कभी जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी तब भी पता था हमें कि प्रोविजंस एंड रिजर्व्स होते क्या हैं। आज हम उसके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोविजन के बारे में। व्हाट इज प्रोविजन और व्हाई वी क्रिएट द प्रोविजंस। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग ऑफ प्रोविजन। तो इट इज एन अमाउंट सेट असाइड टू प्रोवाइड फॉर अ नॉन लायबिलिटी विच इज नॉट सर्टेन। एक ऐसी लायबिलिटी जिसका अमाउंट फिक्स नहीं है अभी, लेकिन ये हमें पता है फ्यूचर में कि वो लायबिलिटी अराइज होगी, यानी ये पता है कि हमको अमाउंट पे करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में जब हम कुछ अमाउंट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले ही साइड में रख देते हैं, बचा लेते हैं, सेव करते हैं, दैट्स द प्रोविजन। यानी अमाउंट सेट असाइड टू प्रोवाइड फॉर अ नॉन लायबिलिटी। जो लायबिलिटी में पता है उसके लिए हम पहले से ही जब प्रिपरेशन कर लेते हैं, दैट्स द प्रोविजन। इट इज ऑल्सो सेट असाइड टू मीट एन अनसर्टेन लॉस और एक्सपेंसेस इन फ्यूचर। ऐसे लॉस और ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में होने वाले हैं, ठीक है, जिनका अमाउंट सर्टेन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 90% चांसेस है ऐसा लॉस हो सकता है, तो उस सिचुएशन में भी हम कुछ अमाउंट बचा के रख लेते हैं। यानी कहा जाए कि दो चीजों के लिए अमाउंट को सेव किया जाता है, एक फ्यूचर में होने वाली लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए और फ्यूचर में होने वाले लॉसेस की पेमेंट के लिए। इन दोनों के लिए जो अमाउंट हम सेव कर लेते हैं, दैट्स द प्रोविजन। ओके, चलिए अब इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जिससे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। देखिए, हम जब बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे पर्संस को क्रेडिट पे सामान बेचते हैं, यानी क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड करते हैं। इट मींस डेटर्स अराइज होते हैं। कई बार क्या होता है, हम डेटर से पैसे लेने जाते हैं, डेटर हमारे पैसे नहीं देता और पैसे लेकर के मान लो भाग गया। कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन होती है। तो जब हम किसी को क्रेडिट पर सामान देते हैं तो हमारे डेटर्स अराइज हो गए, लेकिन जब उन्होंने हमें पेमेंट नहीं की तो वो हमारा लॉस हो गया। दैट्स द बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है द अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। जो डेटर्स से अमाउंट रिकवर नहीं हुआ, दैट्स द बैड डेट्स। तो ऐसे ही अब हम जब भी सामान बेचते हैं यानी गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट पर, तो हम सोच लेते हैं कि यार 10% तो हमें लॉस हो सकता है ऐसा, तो उसे हमने कहा डाउटफुल डेब्ट्स। डेब्ट्स मतलब वो डेटर जिन पे अभी हमें डाउट है, यानी वो पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए तो डाउटफुल डेट्स के रिगार्डिंग हम कुछ अमाउंट पहले से ही सेव कर लेते हैं, यानी फ्यूचर में होने वाले लॉस को सेटल करने के लिए पहले से ही अमाउंट को सेव कर लिया। दैट्स द प्रोविजन। यानी ये प्रोविजन हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ऐसे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं मशीनरी पर, प्लांट पर, यानी जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू रिड्यूस होती है, जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए भी हम कुछ अमाउंट हर साल सेव करके रख लेते हैं फ्यूचर के लिए। दैट्स द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये हो गए हमारे प्रोविजंस। इसके बाद नेक्स्ट है इट्स प्रोवाइड ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। इट मींस इट्स अमाउंट इज नॉट एक्यूरेट, यानी इसका अमाउंट एक्यूरेट नहीं होता है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता है। ये जो है एस्टिमेशन बेसिस पर बनाए जाते हैं। यानी मैंने कहा ना कि फ्यूचर में हो सकता है बैड डेट्स हो जाएंगे 10%, जरूरी थोड़ा ना एग्जैक्टली 10% ही होंगे। हो सकता है कि 9% ही हो सकता है 12% पहुंच जाए, हो सकता है 12,000 हो और मैं प्रोविजन में 10,000 का। तो ये जो है एक्यूरेट अमाउंट नहीं होता, एस्टिमेटेड बेसिस पर क्रिएट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोविजंस के बारे में। इट इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा अभी हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग में भी ट्रायल बैलेंस ज्यादा से ज्यादा। अभी हम आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट मतलब ऐसे अकाउंट्स जो ईयर के एंड में प्रिपेयर किए जाते हैं पूरी अकाउंटिंग को क्लोज करने के लिए, जो थ्रू आउट द ईयर हमने अकाउंटिंग की है, यानी उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए। तो उसमें एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, दैट्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो इस अमाउंट को हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी प्रोविजन जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज मतलब कंपलसरी है, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए पहले से ही पैसे साइड में कर लिए, दैट्स द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे सपोज कोई पर्सन रेंट पे रहता है, तो जब उसकी सैलरी आती है तो पहले से ही रेंट का अमाउंट क्या कर लेता है, बचा के रख लेता है, साइड में रख लेता है, दैट्स द प्रोविजन फॉर रेंट। इट इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी, और ये एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। यानी ये अमाउंट जो हमने सेव किया है फ्यूचर के लिए, सेव नहीं है एक्चुअली में, साइड में रख दिया है लाइबिलिटीज की पेमेंट के लिए। तो ये लाइबिलिटीज की पेमेंट के लिए साइड में रखा है, तो हम इसे मान के चलते हैं लाइबिलिटी ही है हमारी, ये हम इसी के लिए यूज करेंगे, इसके अलावा कहीं और यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज एग्जांपल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए हम बना सकते हैं प्रोविजन, जैसे मैंने अभी बताया आपको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स के लिए बना सकते हैं, किसी पे डाउट है मुझे डेटर्स पे। प्रोविजन फॉर रिपेयर, मशीनरी रिपेयर करानी है उसके लिए मैं प्रोविजन बना के चल सकता हूँ। और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये हुआ हमारा प्रोविजन के बारे में बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हमने समझा प्रोविजन बनाया क्यों जाता है, क्या मीनिंग है और क्या एग्जांपल्स हैं। पर्पस ऑफ प्रोविजन, यानी प्रोविजन क्रिएट करने का पर्पस क्या है। तो 3 मेन पर्पस है जो मैंने अभी आपको बताए हैं वही। एक फर्स्ट है जो हमारी लाइबिलिटीज हैं, अननोन जो नॉन लाइबिलिटीज हैं, उन नॉन लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। देखिए मैं सबसे नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं। अ लाइबिलिटी विच हैज बीन नोन टू हैव अराइजन, जिस लाइबिलिटी के बारे में हमें लगता है कि उसकी पेमेंट करनी ही पड़ेगी, फ्यूचर में अराइज हो सकती है, ऐसी लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए। सेकंड, अ नॉन डिप्लीशन और डिम्यूनिशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, यानी जब एक एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, जिसे हम कहते हैं डेप्रिशिएशन या डिप्लीशन भी कहते हैं, डिप्लीशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, ऐसे ही डिमिन्यूशन होता है डेप्रिशिएशन ही, और इसके अलावा एक अमोर्टाइजेशन भी होता है। यानी हम जितनी भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू रिड्यूस होगी तो उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करना, यानी उस लॉस को सेटल करने के लिए, लॉस को सेट ऑफ करने के लिए पहले से प्रिपरेशन करना, दैट्स द प्रोविजन। एंड एंटीसिपेट लॉस व्हिच हैज occurred but the amount is not certain, ऐसा अमाउंट लॉस का जो एक्यूरेटली अभी फाइनल तो नहीं हुआ है, एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, बट हमें ये पता है कि ये लॉस हमें होगा फ्यूचर में। तो इन तीनों के लिए फर्स्ट इज लायबिलिटी, सेकंड इज डिप्लीशन डिमिनिशन, और एंटिसिपेशन ऑफ लॉस यानी लॉस के लिए फर्स्ट लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और लॉस, LEL। बहुत ही सिंपल तरीका याद करने का, लॉस, एक्सपेंसेस और लायबिलिटी, इन तीनों के लिए जब हम प्रोविजन बनाते हैं यानी कुछ अमाउंट साइड में रखते हैं, दैट्स द प्रोविजन। नेक्स्ट इज रिजर्व। तो रिजर्व्स के बारे में अब डिस्कस करते हैं, समझते हैं रिजर्व्स क्या होता है। इट इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने बचा के रख लिया, ये प्रॉफिट का पार्ट है, ये प्रॉफिट में से नहीं है, यानी वो नहीं है कि प्रॉफिट बाद में कैलकुलेट हुआ। प्रोविजन में हम पहले पैसे रख देते हैं, बाद में देखते हैं कितने बचे, सेविंग्स कितनी हुई, प्रॉफिट कितना हुआ, लेकिन ये अमाउंट है जो प्रॉफिट में से बचा के रख लिया। आपको हर महीने, या कोई पर्सन है जॉब करता है, उसे हर महीने सैलरी मिलती है, सैलरी मिली, उसने अपने रेंट का, लोन का, अपने घर के खर्चे सब माइनस कर दिए, उसके बाद उसने देखा कि उसके बाद 5000 रुपीज रिमेनिंग है, दैट्स द प्रॉफिट एक नॉर्मली पर्सन के लिए। अब उसने कहा कि इस 5000 में से मैं 2000 रुपीज सेव करूंगा फॉर फ्यूचर, सेविंग्स की है, दैट्स द रिजर्व। ऐसे ही बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने प्रॉफिट अर्न किया 1 लाख रुपीज, और उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हमारे पास बचे सिर्फ 20,000, यानी हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, टेलीफोन बिल पे किया, प्रोविजंस माइनस किए, ये सब माइनस करने के बाद हमारे पास बचे सिर्फ 20,000 रुपीज। उस 20,000 में से भी ये डिसाइड किया गया कि 5,000 फ्यूचर के लिए हैं। तो ये जो अमाउंट सेट किया गया है, साइड में रखा गया है, ये सेव किया गया है, ये है रिजर्व, यानी इट इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद इट इज ऑल्सो सेट असाइड टू मीट एन अननोन फॉर कंटीजेंसीज। जैसे प्रोविजन था जो नॉन लायबिलिटीज के लिए था, जो लायबिलिटीज पता है फ्यूचर में होंगी उनके लिए था। जब हम बात करते हैं रिजर्व की तो ये अननोन लायबिलिटीज के लिए। इसके बाद
इट कैन बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। प्रोविजन को हम बाहर, बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रोविजन जो है हमारी लायबिलिटी है, लेकिन रिजर्व्स हमारी सेविंग है और इसलिए हम इसको आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिजर्व्स के बारे में, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। जैसे मैंने प्रोविजन के बारे में बताया, वो चार्ज है, ये एप्रोप्रिएशन है। चार्ज को हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन जब हम एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं तो हम इसे शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके बाद इट इज ट्रीटेड एज अ ऑनर्स फंड। उसे हम एज अ लायबिलिटी ट्रीट करते हैं और इसे हम ट्रीट करते हैं एज अ ऑनर्स फंड, यानी ऑनर का ही पैसा है जो हमने सेव कर लिया है। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जनरल रिजर्व, डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये हो गए इसके एग्जांपल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ रिजर्व्स, जैसे लायबिलिटीज, लॉस और एक्सपेंसेस की सेटलमेंट के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, तो ऐसे ही रिजर्व बनाया जाता है। किस लिए? फॉर बेटर फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए। इसके बाद एक्सपेंशन, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। अभी सेविंग करेंगे तो फ्यूचर में उसे एक्सपेंड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। रिडम्पशन ऑफ लायबिलिटीज, अगर फ्यूचर में कोई लायबिलिटी है, उसकी पेमेंट करनी है हमें, तो हम उसको पेमेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मीटिंग अनफोर्सीन कंटिजेंसीज, फ्यूचर में कोई ऐसी लायबिलिटी अराइज हो गई जिसके बारे में हमने तैयारी नहीं की थी, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था। सपोज हमारी फैक्ट्री में आग लग गई जिसकी वजह से बहुत सारा लॉस हो गया। अब हमारे पास रिजर्व्स है, प्रॉफिट सेव कर रखा है, हमने सेव किया हुआ है, तो हम उससे उस लॉस को सेटल कर सकते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मेकिंग डिविडेंड्स यूनिफॉर्म फ्रॉम ईयर टू ईयर, ऑनर्स को जो प्रॉफिट दिया जाता है, प्रॉफिट का कुछ पार्ट दिया जाता है, उसको हर साल सेम बनाए रखने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, और लॉ की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग रिजर्व बनाना चाहिए, इसलिए हम उस रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करते हैं बाय द क्रिएटिंग रिजर्व्स। तो थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट्स, ये जो था कंसेप्ट था, आज का इंट्रोडक्शन क्लास थी, फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने समझा प्रोविजंस एंड रिजर्व्स के मीनिंग को और उनके पर्पस को कि हम क्यों क्रिएट करते हैं। तो ये था बेसिक कंसेप्ट्स। इसके बारे में आप डिटेल स्टडी कीजिए टेक्स्ट बुक से। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकाश राणा, पीजीटी कॉमर्स, और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 15 प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम प्रोविजन और रिजर्व्स को क्रिएट करते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं, क्या रीजन है और मीनिंग क्या है एक्चुअल में इनका। तो प्रोविजन और रिजर्व के मीनिंग यानी इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ते हुए हम समझने वाले हैं आगे की टर्म्स को आज। तो नाउ वी स्टार्ट द पार्ट सेकंड ऑफ दिस चैप्टर, टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ रिजर्व्स की अगर बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्व। फर्स्ट इज रेवेन्यू रिजर्व एंड सेकंड वन इज कैपिटल रिजर्व। तो रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व के बारे में अब हम समझते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू रिजर्व। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट से क्रिएट किए जाने वाले रिजर्व को रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं। इट इज रेगुलर नेचर, ये रेगुलर नेचर का है। अब रेवेन्यू मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया था, रेवेन्यू रिसिप्ट्स बताया था, तो मैंने बताया था रेवेन्यू का मतलब है जो रेगुलर नेचर की हमारी इनकम है। अब रेगुलर नेचर के प्रॉफिट से जो हम सेविंग करते हैं, दैट्स द रेवेन्यू रिजर्व्स, यानी रेगुलरली जो अर्निंग हुई, रेगुलरली जो सेविंग हुई, दैट्स द रेवेन्यू रिजर्व। इसके एग्जांपल्स है जनरल रिजर्व, डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये इसके हमारे एग्जांपल्स हो गए रेवेन्यू रिजर्व्स के। अगर हम रेवेन्यू रिजर्व्स को आगे डिटेल में पढ़ें तो रेवेन्यू रिजर्व्स भी दो तरीके के हैं। फर्स्ट इज हमारा जनरल रिजर्व एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व ये दोनों क्रिएट किए जाते हैं रेवेन्यू रिजर्व से। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल रिजर्व के बारे में। रिजर्व्स व्हिच आर नॉट क्रिएटेड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस एंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पस, दैट्स द जनरल रिजर्व। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आप समझ लीजिए कई बच्चे सेविंग करते हैं, पिगी बैंक बनाते हैं ना, गुल्लक। अब क्या हुआ,
मान लीजिए दो तीन गुल्लक बना दी, एक बना दी कि भाई मैंने अपने बर्थडे पार्टी दूंगा दोस्तों को, तो उसके लिए बना दी। एक किसी चीज के लिए, मान लो घर में पूजा है तो मेरा शेयर उसमें इतना होगा। और तीसरी जनरल, किसी भी काम में यूज हो जाएगी, जब भी अर्जेंट में नीड होगी हम उस गुल्लक को फोड़ देंगे और उसमें से पैसे निकाल लेंगे, यूज कर लेंगे। तो जनरल जो थर्ड है, जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं है, कभी भी यूज की जा सकती है, दैट्स द जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व विच आर नॉट क्रिएटेड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस, जो किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं है, इसे किसी भी पर्पस में यूज किया जा सकता है, दैट्स द जनरल रिजर्व। सेकंड वन इज स्पेशल रिजर्व। स्पेशल रिजर्व, अब जो बाकी की दो गुल्लकें बच गई, एक जो बर्थडे पार्टी के लिए है फ्रेंड्स के साथ, और दूसरी जो घर में कोई भी पूजा होगी तो उसमें कंट्रीब्यूशन के लिए, तो ये स्पेशल है, इन्हें सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज करेंगे, आप इसके अलावा किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। तो ऐसे ही जब एक बिजनेस अपने अमाउंट को सेव कर लेता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, दैट्स द स्पेशल रिजर्व। तो स्पेशल रिजर्व को स्पेसिफिक रिजर्व भी कहते हैं। रिजर्व्स व्हिच आर created for specific purpose and are utilized for that purpose only, हम सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, उसके अलावा किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे, दैट्स द स्पेशल रिजर्व। एग्जांपल्स है इसके डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सिर्फ वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए रिजर्व ना, दैट्स द स्पेशल रिजर्व। इसके बाद है कैपिटल रिजर्व। अब रेवेन्यू रिजर्व जो रेवेन्यू प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है, ऐसे ही कैपिटल रिजर्व इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, जो कैपिटल प्रॉफिट से रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं, दैट्स द कैपिटल रिजर्व। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब होता है इररेगुलर प्रॉफिट, यानी जो कभी कभी पैसे अर्न किए जाते हैं। हमने पुरानी मशीन सेल की, पुरानी मशीन हमारा रोज का काम नहीं है सेल करने का, बट क्योंकि वो खराब हो गई थी तो सेल कर दी, तो सेल करने की वजह से जो प्रॉफिट हुआ उससे हमने जो सेव कर दिया, दैट्स द कैपिटल रिजर्व। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज पर जो प्रीमियम हमें रिसीव हुआ इश्यू करने पर, दैट्स द कैपिटल प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयर्स को फॉरफीट करने के लिए करने पर जो हमने प्रॉफिट अर्न किया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया एसेट्स को सेल करके, फिक्स्ड एसेट्स को, तो इन सबको जब हम सेव कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व के बाद नेक्स्ट टॉपिक है सीक्रेट रिजर्व। अब सीक्रेट रिजर्व क्या है? इट इज रिजर्व द एग्जिस्टेंस एंड द अमाउंट नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट, यानी ऐसे रिजर्व जो छुपा करके हम बनाते हैं, जिन्हें हम बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करते, किसी को दिखाते नहीं है। जैसे जब हमें कुछ पैसे मिलते हैं तो हम घर पर सेविंग करते हैं, लेकिन छुपा करके, किसी को घर वालों को बताते नहीं है, वो सिर्फ हम अपने पास ही रखते हैं, ताकि कभी अगर जरूरत हुई तो हम अपने पास रखेंगे। कई बार तो बॉयज में ये भी होता है कॉमन कि वॉलेट में भी कुछ ऐसी पॉकेट्स होती है, वहां पर सेव करके रखते हैं कुछ अमाउंट, जो ऐसी जगह यूज कर लेंगे जब हमें बहुत ज्यादा नीड होगी और इमरजेंसी होगी तब। तो ये क्या है? ये सीक्रेट रिजर्व्स हैं, यानी जब सीक्रेटली सेविंग की जाती है। ऐसे ही बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस भी अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट सीक्रेटली सेव करता है, दैट्स द सीक्रेट रिजर्व। इट इज ऑल्सो नोन एज हिडन रिजर्व, इन्हें हम हिडन रिजर्व भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिजर्व फंड। अब रिजर्व फंड क्या है? अभी तक हम लोग रिजर्व पढ़ रहे थे, अब रिजर्व फंड क्या? तो मैंने अभी आपको बताया रिजर्व मतलब सेविंग है। अब जब उस सेविंग को इन्वेस्ट कर देंगे हम आउटसाइड, सपोज मेरे पास पैसे रखे हुए हैं, मैंने 5,000 रुपए सेव कर लिए, मैंने सोचा इस 5,000 रुपए को मैं कहीं डिपॉजिट कर देता हूं, ताकि 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएं, इंटरेस्ट पे मिल जाएं। या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो बिजनेस के पास मान लीजिए 5 लाख रुपए के रिजर्व है, और उसने सोचा कि मैं इसको रिजर्व को इन्वेस्ट कर देता हूं आउटसाइड द बिजनेस। उसने गोल्ड बॉन्ड्स परचेज कर लिए, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दी, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इस तरीके से उसने क्या किया? इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि रिजर्व्स को आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो जब हम रिजर्व्स को इन्वेस्ट कर देते हैं आउटसाइड द बिजनेस, दैट्स द रिजर्व फंड। तो मीनिंग समझ लेते हैं। इफ रिजर्व्स आर इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज एंड सच सिक्योरिटीज आर मार्क्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस डिनोटेड बाय द रिजर्व इज नोन एज रिजर्व फंड। जब हम रिजर्व को सिक्योरिटीज में सेव कर देते हैं, दैट्स अ रिजर्व फंड।
इसके बाद लास्ट जो ये चैप्टर हमारा चल रहा है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। तो प्रोविजंस एंड रिजर्व्स में जो मेन पॉइंट है जो हमें पढ़ने वाला था वो हमने अभी तक पढ़ लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पेपर में राइज होता है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। तो सबसे पहले हम प्रोविजन एंड रिजर्व के नेचर की बात करें तो प्रोविजन होता है कंपलसरी है, इसलिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और ये तभी होगा जब हमारे पास सेविंग होगी, दैट्स द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर हम पर्पस की बात करें तो प्रोविजन जो है मीट नोन लायबिलिटी और कंटिजेंसीज, जो लायबिलिटी हमें पता है उन लायबिलिटीज की पेमेंट के रिगार्डिंग जब हम कुछ अमाउंट सेव करते हैं या कुछ अमाउंट सेट असाइड करते हैं, दैट्स द प्रोविजन। लेकिन रिजर्व्स किस लिए बनाए जाते हैं? स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू मीट अनफोर्सीन लायबिलिटीज और लॉस, यानी फ्यूचर में होने वाले लॉस जो हमें पता नहीं है और अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम जो अमाउंट सेट असाइड करते हैं, दैट्स द रिजर्व्स। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो सबसे पहले प्रोविजन डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है तो ये प्रॉफिट को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। लेकिन रिजर्व्स डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैंने आपको बताया अभी कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम प्रॉफिट और लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसे डेबिट करते हैं तो इससे प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये तो सेविंग है। इसके बाद प्रोविजंस और रिजर्व्स में जो बेसिक डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, मैंने बताया प्रोविजन को इन्वेस्ट नहीं किया जाता लेकिन रिजर्व्स को आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ये अगर हमारे पास बच भी गया, मान लीजिए इस साल मैंने प्रोविजन बनाया डेटर्स के रिगार्डिंग कि मुझे ऐसा लगता है मेरे 10,000 रुपए का लॉस हो सकता है, लेकिन मुझे लॉस हुआ सिर्फ 7,000 रुपए का, 3,000 बच गए, तो मैं उसे नेक्स्ट ईयर यूज करूंगा, लेकिन किस पर्पस के लिए? टू सेटलमेंट द लॉस ऑफ डेटर्स, यानी बैड डेट्स के लॉस को। लेकिन इसे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते पार्टनर्स में, लेकिन रिजर्व्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये ऑनर का अमाउंट है, ऑनर की सेविंग है, तो इसे ऑनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो ये लायबिलिटीज साइड शो होता है बैलेंस शीट में और इसे कहा जाता है करंट लायबिलिटीज, और ये भी लायबिलिटी साइड शो होता है बैलेंस शीट में और इसे कहा जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये लायबिलिटीज के साथ साथ एसेट्स में भी माइनस कर सकते हैं। जैसे प्रोविजन बनाया हमने डेटर्स के रिगार्डिंग, डेटर्स थे 70,000 के, हमने प्रोविजन बनाया 10,000, तो 70,000 में 10,000 माइनस करके 60,000 हम बैलेंस शीट में डेटर्स को शो कर सकते हैं। तो इसे एसेट्स में से भी रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसे सिर्फ हम लायबिलिटी साइड शो करेंगे। इसका जो हेड है दैट्स द करंट लायबिलिटी और इसका हेड है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये था हमारा टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज इस लेक्चर में रिजर्व्स के टाइप्स के बारे में और प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस बताया। तो इस तरीके से आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बेस पर आप थोड़ी डीप स्टडी कीजिए टेक्स्ट बुक से। ये चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू सो मच।